भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिया गया बयान पूरी तरह से हास्यास्पद और निराधार है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुल्क लागू होने के बाद भी नरेंद्र मोदी को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक बताया था, तब ये साबित हो गया था कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। पाल ने कहा कि ऐसे में खड़गे का इस तरह की टिप्पणी करना केवल उनकी निराशा और बेतुकी राजनीति को दर्शाता है। कांग्रेस को देशहित में जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अब अगर वो क्या कह रहे हैं, मतलब उनको नहीं सोचना चाहिए कि एक तरफ पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं, टैरिफ के बाद भी कल उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी दुनिया के एक सबसे बेहतरीन नेता हैं। मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अब चाइना के राष्ट्रपति हों, रूस के हों, तो पूरी दुनिया जिसको स्टेट्समैन मान रही, दिशा ले रही है और जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, अब अगर इसके बाद खड़गे साहब कह रहे हैं तो ये उनकी बौखलाहट है। बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में 89 स्थानों पर सब्जी संघ को धनराशि आवंटित की गई है। इन सभी स्थानों पर 10 टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज, 20 टन क्षमता के गोदाम और कार्यालयों का निर्माण कार्य चल रहा है। मंत्री ने कहा कि भागलपुर और बांका जैसे जिलों में भी सब्जी संघ स्थापित किए गए हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज को सुरक्षित रखने और उचित मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी। अभी यहाँ पर बिहार में 89 स्थानों पर वेजिटेबल फेडरेशन को पैसे दिए गए हैं और 10 टन कोल्ड स्टोरेज का और 20 टन गोडाउन का, बाकी कार्यालय का 89 स्थानों पर काम चल रहा है करके है। भागलपुर और यहाँ मतलब बांका में भी जो हमारा फेडरेशन बन गया वेजिटेबल का है, आगे जिला पदाधिकारी से संपर्क किया जा रहा है ज़मीन को लेकर के। ज़मीन मिलने के बाद वहाँ भी राष्ट्रीय उपलब्ध करा करके यहाँ भी कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन, किसानों को जो मैंने सब्जी बर्बाद न हो उसकी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि वर्तमान में मानसून सत्र चल रहा है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने बताया कि इस सत्र में 5 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, जिन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही एक प्रश्नकाल भी निर्धारित किया गया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सभी विधायकों को अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न रखने का अवसर मिलेगा। मंत्री ने कहा कि इस प्रकार की चर्चा और संवाद से न केवल शासन की पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान भी प्रभावी ढंग से होता है। मॉनसून के बाद ये मॉनसून सेशन मिल रहा है और मॉनसून सेशन के अंदर 5 बिल प्रस्तुत होंगे और साथ में प्रश्नोत्तरी काल भी रखा गया है। उसमें सभी एमएलएस के, शासक और विपक्ष सभी के जो प्रश्न आए थे उनकी चर्चा भी होगी और साथ में शोकांजलि प्रस्ताव भी प्रस्तुत होंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्ष वोटों से चुनकर आए एनडीए के कई सदस्य किसी आरएसएस से जुड़े व्यक्ति जैसे सीपी राधाकृष्णन को वोट देने से पहले अवश्य 2 बार सोचेंगे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव केवल पद की औपचारिकता नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और विचारधारा की असली परीक्षा है। भाजपा इसे आसान मुकाबला मान रही है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले होंगे। विपक्ष का उम्मीदवार सभी दलों के समर्थन से मजबूत स्थिति में है और इस चुनाव से भाजपा को कड़ा सबक मिलेगा। देखिए, सवाल ये उठता है कि जिस लड़ाई को एक तरफा मान रही थी भारतीय जनता पार्टी, आज उनके माथे पे पसीना आ रहा है। कहीं न कहीं उनको भी डर लग रहा है, इसलिए कवायद 6-6 घंटे तक अपने सांसदों को वो कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं सबको व्यक्तिगत। तो कहीं न कहीं उनको परेशानी महसूस हो रही है कि जितना आसान समझते थे उतना आसान ये लड़ाई है नहीं। और दूसरी तरफ उन्होंने जो इस कैंडिडेट को मैदान में उतारा है वो आरएसएस बैकग्राउंड का है, लेकिन बहुत से एनडीए गठबंधन के साथी हैं जो सेकुलर वोट से जीत करके आए हैं। अब उनके सामने एक दुविधा है कि अपने मतदाताओं को हम क्या जवाब दें। तो ऐसी परिस्थिति में ये वोट गोपनीय वोट है और बहुत से एनडीए के साथी जो भले ही सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को करेंगे,
क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कहीं न कहीं से कि देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज है तो इस देश को कानून के मुताबिक सदन और सरकार चलाने वाले की। हमारा प्रत्याशी जो है वो कानून का जानकार है। हमारा प्रत्याशी किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा प्रत्याशी एक न्यायाधीश रहा है जो न्याय करता रहा है जीवन भर, और सबको ये आशा है कि जब वो उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेगा तो सदन में भी और तथा देश में जो अराजक की स्थिति बनी हुई है उसे निजात देने के लिए न्यायपूर्ण फैसला करेगा। तो इसलिए हम सबको पूरी आशा है कि हमारा प्रत्याशी जो है सेकुलर मिजाज के सांसदों के वोटों से वो जीत जाएगा। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय ब्लॉक को जीतने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केवल भ्रम फैलाने और जनता को गुमराह करने में लगे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि एनडीए पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है। खंडेलवाल ने विश्वास जताया कि सीपी राधाकृष्णन भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे और देश के अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव विपक्ष की एकजुटता की कमजोरियों को उजागर करेगा और भाजपा के नेतृत्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी। मुझे नहीं लगता कि उनको इस बात के विषय में सोचना भी चाहिए। एनडीए एकजुट था, एकजुट है, एकजुट रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति करेगा और श्री सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति निश्चित रूप से बनेंगे। कांग्रेस नेता उदित राज ने टीएमसी विधायक अब्दुल रहीम बॉक्सी की विवादित टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विरोध जताने के अनेक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके हो सकते हैं, लेकिन तेजाब फेंकने जैसी अमानवीय और हिंसक बातें किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। उदित राज ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी न केवल राजनीति की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी देती है। उन्होंने अपील की कि नेताओं को संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और जनता के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए, इनकी हिंसा को बढ़ावा देना चाहिए। ये गलत है। देश लोकतंत्र से चलेगा, लाठी डंडे और तेजाब फेंकने से नहीं चलेगा। इसकी निंदा करता हूं मैं। अगर उन्होंने घुसपैठी कहा है तो उसके दूसरे तरीके होते हैं विरोध करने का, और विरोध जरूर किया जाना चाहिए। और लेकिन इस तरह का कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं कह सकता है जो कानून तोड़े। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा कि यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण और अच्छा चुनाव है। भाजपा के पास बहुमत नहीं है और हमारे उम्मीदवार भी। सुदर्शन रेड्डी सभी सांसदों से अपील करते हैं कि वे संविधान को बचाने के लिए वोट करें। राउत ने कहा कि सांसदों को अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज हमें पूर्व उपराष्ट्रपति का भी अता पता नहीं है, जो लोकतंत्र की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। अगर कोई साहस दिखाता है तो उसे गायब कर दिया जाता है। नए उपराष्ट्रपति को सतर्क रहना होगा। देखिए, मॉक पोल तो कल एनडीए के लिए भी हो गया। प्रधानमंत्री भी खुद मॉक पोल में बैठे थे। आज हमारे अपोजिशन के लोग मॉक पोल करेंगे। देश के जो सांसद होते हैं उनको भी मॉक पोल की जरूरत पड़ती है। एक अच्छा चुनाव हो रहा है। बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है। उपराष्ट्रपति पद संवैधानिक पद है और हमारे जो उम्मीदवार है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जी ने एक आह्वान किया है और हमारा भी यही आह्वान है। ये जो मतदान सांसद करेंगे वो राष्ट्रहित के लिए होना चाहिए, संविधान बचाने के लिए होना चाहिए। देश का आत्मा और हमारी अंतरात्मा की आवाज सुनकर हमारे सांसदों ने मतदान करना चाहिए है हमारी सबकी एक भावना है। जिस तरह की हालत देश में बनी है, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति आज भी गायब है। ये नज़ारा क्या दिखाता है कि लोकतंत्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाएगा उसको गायब किया जाएगा।
तो आने वाले उपराष्ट्रपति पद को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किसी दल पर नहीं बल्कि योग्यता पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी सबसे उपयुक्त हैं क्योंकि वे राज्यसभा के वास्तविक सभापति के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगे। उनका अनुभव, संवैधानिक समझ और निष्पक्षता उन्हें इस पद के लिए योग्य बनाती है। तिवारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाकर किया गया प्रयोग असफल रहा। अब लोकतंत्र को एक निष्पक्ष व्यक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी दल समर्थन देंगे और कांग्रेस उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेंगे। कि कुनबा तेजी से बढ़ रहा है, समर्थन तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि चुनाव आते आते जो कल है योग्यता के आधार पे, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव न पार्टी लाइन पे होता है न पार्टी सिंबल पे होता है, वो तो योग्यतम व्यक्ति को चुनने का चुनाव है। मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं आसाम के, गोवा को लोकपाल रहे हैं, उनका सारा जीवन बीता है सामाजिक कार्यों में। तो लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राज्यसभा का सभापति भी वही होगा जो वाइस प्रेसिडेंट होगा। अब भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग तो असफल हो गया, वही लाए थे जगदीप धनखड़ जी को, 5 साल उसके साथ नहीं निभा पाए। तो अब आवश्यक ये है कि वो मौका दे विपक्ष के उम्मीदवार को, जिन्होंने हमेशा न्याय किया है, न्याय की तराजू पे फैसले लिए हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव में जस्टिस सुदर्शन को विशाल समर्थन मिलेगा और भारी बहुमत से वो जीतेंगे। पीटीआई को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि 2026 में पूर्ण बहुमत से एआईएडीएमके जो है सरकार बनेगी। सपने देखने में न इनकम टैक्स लगता है, न जीएसटी लगती, न कोई रोक, न संविधान संशोधन की जरूरत है। अन्ना डीएमके अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। अन्ना डीएमके का वजूद था जयललिता जी तक, और आप देखिए ना, जब से जयललिता जी हमारे बीच नहीं रही, मैं उन्हें श्रद्धा से याद करते हुए, ये लोग तो लूट का माल बांटने में लगे। अभी उनकी नितांत करीबी सहयोगी एक फैक्ट्री खरीदी। दोनों जो फैक्शन है उनमें भी लूट की होड़ लगी हुई। तो जनता ने तमिलनाडु के पूरी तरह उनको नकार दिया है। बहुमत तो छोड़ दीजिए, वो नजर आएंगे विधानसभा में या ओझल हो जाएंगे, लड़ाई इसकी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति सरकारी बैठकों में शामिल होकर अधिकारियों को आदेश देते देखे गए। उन्होंने सवाल किया कि क्या उनके पास कोई आधिकारिक पद है? अगर है तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे किस अधिकार से ऐसा कर रहे हैं। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा हमेशा भाई भतीजावाद और वंशवाद का विरोध करती रही है, लेकिन आज खुद उसी में लिप्त है। उन्होंने कहा कि जनता को सच्चाई जानने का हक है और भाजपा नेतृत्व को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। ऐसे में राजधानी की महिला मुख्यमंत्री अपनी सरकारी बैठकों के अंदर अपने पति के साथ बैठी हुई हैं और उनके पति उनके साथ में कुर्सी लगा के बैठे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। हमने देखा कई जगह इंस्पेक्शन जो है उनके पति कर रहे होते हैं अफसरों के साथ। उनके पति के पास ऐसी क्या सरकारी पोजीशन है? हम भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता जी से जानना चाहते हैं। अगर कोई सरकारी पद है तो बताएं कि उनके पास ये पद है, और अगर सरकारी पद नहीं है तो वो सरकारी मीटिंग में कैसे आ सकते हैं, अफसरों को कैसे निर्देश दे सकते हैं। और एक नहीं, तमाम वीडियोस उनके बारे में है जिसके अंदर वो अफसरों के साथ निरीक्षण करते हुए, निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि भाजपा परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर वर्षों से लगाती आ रही है, और अब ये खुल्लम खुल्ला परिवारवाद, नेपोटिज्म जो है अब भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कोलकाता नगर निगम के फैसले पर कहा कि बंगाली में साइन बोर्ड लगाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बंगाल में बांग्ला भाषा का सम्मान होना चाहिए।
लेकिन समस्या तब है जब अन्य भाषाओं की अनदेखी की जाती है। उन्होंने कहा कि कोलकाता एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है जहां देश विदेश से पर्यटक, छात्र और कामकाजी लोग आते हैं। ऐसे में केवल बंगाली पर जोर देकर बाकी भाषाओं को दरकिनार करना उचित नहीं है। यह संवाद में कठिनाई और बाहरी लोगों के लिए असुविधा पैदा करेगा। घोष ने इसे टीएमसी की दिखावे की राजनीति बताया। इसमें बुराई कुछ नहीं है। बंगाल में तो बांग्ला में लिखना चाहिए, लेकिन बाकी भाषा का विरोध क्यों? तो बंगाल को देश से बाहर करेंगे क्या? बांग्लादेश जैसा बांग्ला में लिखा रहेगा सब? ऐसा नहीं है। राष्ट्रभाषा हिंदी रहेगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन का भाषा है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट नहीं आएंगे, दूसरे प्रदेश के लोग काम करने, तीर्थ यात्रा करने, नौकरी चाकरी के लिए, परीक्षा के लिए नहीं आएंगे क्या? तो इससे ये जो एक प्रकार की वरीयता तैयार किया जा रहा है दूसरे भाषा से, देश से, इससे किसी का लाभ नहीं होगा, टीएमसी का भी लाभ नहीं होगा। यहाँ के लोग और पूरा दुनिया में नेतृत्व गए, स्वामी विवेकानंद गए, राम मोहन राय गए, पूरा देश में माना जाता है। यहाँ का बांग्ला में लिखा हुआ जातीय संगीत और आज देश का राष्ट्रगीत है, तो देश भी मानता है और बंगाल के लोग तो राष्ट्रप्रेमी हैं। ये कोई ऐसा संकुचित जो भावना है उसको नहीं मानते बंगाल के लोग। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।